हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज का टॉपिक है हमारा एड्रिनल ग्लैंड इन फिशेस। आपके सिलेबस में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि एड्रिनल ग्लैंड, बट दैट इज़ नॉट द परफेक्ट वर्ड फॉर फिशेस to use adrenal gland because they don't have basically not any adrenal gland in real. They have just interrenal and chromaffin tissues. In tissues form they have the things, not in gland form. Whatever, but हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंटररीनल एंड क्रोमेफिन जो सेल्स हैं वो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का काम करती हैं फिश में। जैसे हमारे में एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली मिलती है और वहीं से हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉन और ये सब कुछ रिलीज़ होता है, वैसे ही इनमें फिशेज़ में क्रोमेफिन सेल्स एंड इंटररीनल सेल्स पाई जाती हैं हेड किडनी में। तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन है इसका हेड किडनी। अगर हम बात करें दोनों सेल्स की, इंटररीनल और क्रोमेफिन सेल्स दोनों की, तो इनका लोकेशन हेड किडनी में मिलता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने कॉर्पस ऑफ स्टेनियस पढ़ा था, वहाँ पे किडनी का डायग्राम बनाया हुआ था और ट्रंक रीजन में कॉर्पस ऑफ स्टेनियस शो किया गया था और हेड रीजन वहाँ पे खाली था। तो हेड रीजन में क्या होता है, बेसिकली ये दोनों मिलते हैं, इंटररीनल और क्रोमेफिन सेल्स हेड किडनी में। यानी कि अब हेड किडनी में भी कहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस होता है हेड किडनी का, लेकिन हेड किडनी में वहाँ पर ये इंटररीनल और क्रोमेफिन सेल्स मिलेंगे जहाँ पे पोस्ट कार्डिनल वेन हेड किडनी को परफोरेट करती आती है। ठीक है, मतलब कि हेड किडनी वहाँ पे हेड किडनी पे टच कर रही होती है पोस्ट कार्डिनल वेन। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ों का हो गया, इंटररीनल और क्रोमेफिन दोनों का। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम इंटररीनल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटररीनल सेल क्या है, ये अलॉन्ग, इसका जो लोकेशन है अलॉन्ग द पोस्ट कार्डिनल वेन इन द हेड किडनी। और इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि हम में रिलीज हो रहे हैं उसी तरह वही हार्मोन्स जो है इनमें भी रिलीज हो रहे होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और जो इंटररीनल सेल है फिशेस की, वो रिजेंबल करती है जो मैमल्स की एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उससे रिजेंबल करती है। कहने का मतलब है हिस्टोलॉजी में बिल्कुल रिजेंबल नहीं करती है, लेकिन कहाँ पे करती है, खाली जो हार्मोन्स वो रिलीज कर रही होती है वो वही हार्मोन्स होते हैं जो मैमल्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी इनकी बहुत डिफरेंट होती है। अब इनका जो शेप होता है, जो इंटररीनल सेल्स का जो शेप होता है वो कॉल्यूमनर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, क्यूबॉइडल, स्पिंडल, काफ़ी सारे शेप्स के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि फ़िश किस कंडीशन में है, यानी कि फ़िश मेल है या फीमेल है, फ़िश कोल्ड वाटर में रह रही है, वार्म वाटर में रह रही है, इन्वायरमेंट कैसा है उसका, वो गोनाड्स को डेवलप कर रही है या फिर वो स्पॉनिंग पीरियड में है, या फिर वो मेच्योर है, इमेच्योर। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंटररीनल सेल को अफेक्ट करते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि फोकस हमको उसी पे करना है कि हार्मोन कौन से रिलीज़ कर रही है, वो हार्मोन रिलीज़ कर रही होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये दो ये बेसिक हार्मोन्स होते हैं जो ये रिलीज़ करती है। अब इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जहाँ पर भी बात कर रहे हैं हम, वो ग्लूकोज में काम करेगा, ग्लूकोज में इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो अपना रोल प्ले करता है। कौन सा वाला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि फ़िश की बॉडी में जो मिनरल्स होंगे, क्योंकि फ़िश कहाँ रह रही है, पानी में रह रही है, या तो फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर में, तो उसकी बॉडी बिल्कुल हर समय जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इन जो फिशेज, जो मराइन एनिमल्स होते हैं, इनमें ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसे फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिश में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, नियंत्रण में रखे हुए होते हैं। उनमें से एक फैक्टर ये भी होता है, ये हार्मोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो इसका रोल क्या होता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल में रखता है वाटर के फिश की बॉडी में। जो भी मिनरल्स उसकी बॉडी में जा रहे हैं फिश की बॉडी में, या एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर आ रहे हैं, तो इन सब का बैलेंस पे जो कंट्रोल है वो ये वाला हार्मोन रखता है। इसमें ऑस्मोटिक रेगुलेशन, फिश में जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। ये तो मेन दो काम हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के।
ठीक है। लेकिन इनके इन दोनों के अलावा जो इस रीज़न से यानी कि इंटररीनल सेल्स से कुछ फैक्टर्स ऐसे भी रिलीज होते हैं जो कि फिश की बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोनाड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योरेशन के लिए और स्पॉनिंग के लिए डेवलपमेंट होता है। ये इसके एडिशनल फैक्टर्स है, ये नीचे के चारों। लेकिन मेन जो हार्मोन जो अपना काम कर रहे हैं वो ये दो हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, इसका थोड़ा सा हम पहले ये डायग्राम भी देख लेते हैं हल्का सा। देखिए ये जो डायग्राम है ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम मैंने बनाया है, आपकी बुक में भी है। ये डायग्राम क्या है, ये शो कर रहा है कि क्रोमेफिन सेल्स और इंटररीनल सेल्स जो कि हेड किडनी में मिल रहे हैं पोस्ट कार्डिनल वेन के आसपास, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये एक छोटा सा टुकड़े का डायग्राम है उस किडनी के रीजन का जहाँ पर ये सेल्स मिल रही हैं। हमेशा ये सेल्स जो होंगी जहाँ पर भी होंगी वहाँ पे पोस्ट कार्डिनल वेन ज़रूर होगी। तो ये जो ऊपर का ये शोध दिखा रखा है ये पोस्ट कार्डिनल वेन है। वेन के आसपास जो है इंटररीनल सेल्स होती हैं। जैसे ये देखिए, ये इंटररीनल सेल का डायग्राम है। अब इस डायग्राम में इंटररीनल सेल इस तरह से बनाई गई कॉर्ड फॉर्म में। जब ऐसा डायग्राम होता है इसको कॉर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो ये कॉर्ड फॉर्म में बनाई गई है और ये डायग्राम है आपका इस तरह ये शो कर रहा है कि जिस भी फिश का ये डायग्राम है उसमें कॉर्ड शेप में इंटररीनल सेल्स पाई जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फिश में कॉर्ड शेप में ही इंटररीनल सेल्स मिले। कुछ कुछ फिशेज में इंटररीनल सेल्स बिल्कुल ऐसे इस तरह की मिलेंगी लैमेले के फॉर्म में, कुछ में मिलेंगी गोल फॉर्म में, कुछ में मिलेंगी कॉल्यूमनर, कुछ में मिलेंगी पॉलीगोनल। तो डिपेंड करता है कि फ़िश का स्पीसीज़ क्या है। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप की इंटररीनल सेल्स मिलेंगी। उनका शेप, उनका साइज़, उनका नंबर वो डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट कैसा है, किस कंडीशन में है फ़िश। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन सेल्स का डिटर्मिनेशन करेंगे कि इन सेल्स की हिस्टोलॉजी कैसी होगी, इनका नंबर कैसा होगा और इनका डिस्पर्जन कैसा होगा। लेकिन लोकेशन हमेशा यही रहेगी, हेड किडनी में पोस्ट कार्डिनल वेन के आसपास कहीं पे। ठीक है। और इसके अलावा जो ये पोस्ट कार्डिनल जो जिस रीजन पे ये दोनों सेल्स मिलेंगी, क्रोमेफिन और ये इंटररीनल सेल है, ये वाली क्रोमेफिन सेल्स है। क्रोमेफिन सेल्स क्या होती हैं, ये भी काफ़ी अलग अलग तरीके की होती हैं। मोस्टली ये गोल शेप या स्फेरिकल शेप में होती हैं और ज़्यादातर ये क्लस्टर फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि एक सेल होगी उसके आसपास 5-6 सेल्स एक साथ मिलेंगी क्लस्टर में, गुच्छे के फॉर्म में। और कभी कभी ये बिल्कुल सेपरेट भी होती हैं, एक सेल साइड में इधर मिलेगी तो एक सेल इधर मिलेगी। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है और कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि क्रोमेफिन सेल्स किस तरह की होंगी, उनका डिस्पर्जन कैसा होगा, बट लोकेशन सेम रहेगा हमेशा। इसके अलावा जो ये दोनों सेल हमको तो पढ़ना इन दोनों के बारे में, इसके अलावा भी इनमें हीमोपोएटिक टिश्यूज़ होते हैं। हीमोपोएटिक टिश्यूज़ मतलब कि क्रोमेफिन सेल के अंदर नहीं होंगे हीमोपोएटिक टिश्यूज़, यानी किडनी में होंगे, यहाँ पे होंगे। वो क्या करते हैं हीमोपोएटिक टिश्यूज़, इनका काम क्या होता है ब्लड, नया जो न्यू ब्लड सेल्स होती हैं उसको बनाना। ठीक, तो हमने पढ़ लिया है इंटररीनल सेल्स। अब हम आते हैं क्रोमेफिल सेल्स की तरफ। ये है हमारी क्रोमेफिन सेल्स। ओके, तो क्रोमेफिन सेल्स भी वही हैं। इसका जो मेन जो ये हार्मोन रिलीज़ करती हैं वो कैटाकोलामाइन होता है। जो हम में जो कैटाकोलामाइन रिलीज़ होता है वैसा ही कैटाकोलामाइन इनमें भी रिलीज़ होता है। और इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल ऊपर वाला ये जो इंटररीनल सेल्स थी वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिजेंबल करती अपने हार्मोन के बेस, मतलब कौन कौन से हार्मोन उसमें निकल रहे हैं उससे, हिस्टोलॉजी से नहीं। तो उसी तरह से ये भी एड्रेनल मेड्यूला से रिजेंबल करती है जब बात आती है इसके हार्मोन्स की तब। और ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, कैटाकोलामाइन। और इनका जो लोकेशन होगा वो भी वही होगा, हेड किडनी में, नियर द पोस्ट कार्डिनल वेन एंड नियर द इंटररीनल सेल्स। ठीक है, इंटररीनल सेल्स के आसपास ये दोनों एक ही जगह पे मिलेंगी बेसिकली। और ये क्या होती है, राउंड इन शेप होंगी, ज़्यादातर इनका शेप राउंड ही होता है। जैसे ये जो इंटररीनल सेल्स थी वो बहुत टाइप की थी, कॉल्यूमनर थी, क्यूबॉइडल थी, पॉलीगोनल थी। लेकिन इनका क्या रहेगा, जो क्रोमेफिन सेल्स हैं वो राउंड शेप की होंगी बेसिकली, और बेसोफिलिक इनका साइटोप्लाज्म होता है।
अब जो इनका जो ये रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स, वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है डोपामाइन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को 5-HT भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको बोलें 5-HT भी बोलेंगे। और इनका काम देखिए, जो हम में काम होता है सेरोटोनिन और डोपामाइन का, बेसिकली इनमें भी वही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं इनकी बॉडी में जिनको ये कंट्रोल करते हैं इन दोनों हार्मोन्स के थ्रू। तो पहली जो बात है कि डोपामाइन क्या करेगा इनमें, डोपामाइन मेनली क्या करेगा, ये जो ब्लड प्रेशर होगा फिश की बॉडी में उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट्स इन मेलानोफोर्स। हमने एक बार पढ़ा था कलरेशन इन फिशेस, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही थी हमारी। तो कि मतलब कि जो मेलानोफोर्स होते हैं, वो जो ब्लैक कलर होता है फिशेस में, वो कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। फिश खुद से कंट्रोल करती हैं सब चीज़ों को। तो वही तो उसके लिए एक तो नर्व्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही, उसके साथ साथ ये वाला हार्मोन भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है। किसमें, फिश के केस में डोपामाइन की बात कर रही हूँ। ये दोनों फैक्टर्स तो हैं ही, मतलब कि ये दोनों फंक्शंस तो वो करता है ये डोपामाइन। इसके अलावा क्या करता है, इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, वो क्या करता है, इनहिबिटरी एक्शन इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये देखा जाता है कि डोपामाइन का जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है फिश की बॉडी में, तो उसमें रिप्रोडक्शन की पावर में कमी आ जाती है। और बेसिकली वो होता क्या है कि जो LH रहेगा, LH का कंसंट्रेशन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन उनकी ओवरीज में वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवास को नहीं बना पाते हैं। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा जाता है और फिर वो ये बुक्स में लिखा जाता है। तो इसमें क्या है कि डोपामाइन क्या है, इनहिबिटरी एक्शन होता है रिप्रोडक्शन में इसका, ठीक है। इसको पॉइंट आउट करिए और इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अपने नोट्स में आप डाल सकते हैं। दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का यही है कि स्ट्रेस देखिए, फिश क्या रहती है, हर एक फिश बहुत माइल्ड नेचर की नहीं होती है। जैसे आप एनिमल्स में हम देखते हैं कि हर कोई एनिमल बहुत वाइल्ड, बहुत माइल्ड नेचर का नहीं होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो वैसे ही फिशेज़ में भी होता है। तो ये जो फिशेज़ का बिहेवियर होता है जो कि स्ट्रेस से रिलेट कर रहा है, यानी कि फ़िश कितनी ज़्यादा अग्रेसिव है, कितनी ज़्यादा वो माइल्ड नेचर की है, और उसमें अग्रेशन की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है, वो सब चीज़ सेरोटोनिन कंट्रोल में करता है, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसको जो भी मैंने आपको बताया इसको इलेबोरेट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके उसको फिर आप अपना नोट करिए। ओके, थैंक यू देन।